हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। और हम लोग देख रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे और हम लोग एक टर्म देखे थे जो कि है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़े थे और उस पर नोट देखे थे और फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डेली रेगुलर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये रेगुलर ये आते रहेगा। ठीक है, फैक्टोरियल। तो इसलिए हम लोग काफ़ी डिटेल्स में इसको देख लिए हैं। तो मैंने पिछले क्लास में एक चीज़ और आपको बोला था, और ये मैंने ये बोला था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, बोला था मैंने कि काफ़ी लॉजिकल टॉपिक है, माइंड अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो किसी किसी को लगा होगा पिछले क्लास में कि अरे यहाँ तो माइंड अप्लाई ही नहीं हो रहा है, बस फैक्टोरियल एक चीज़ हम लोग पढ़े फैक्टोरियल एन के बारे में और उसी कंसेप्ट से सारा कुछ बन जा रहा है। ठीक है, तो पिछले क्लास में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे, सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में। जो लॉजिकल चीज़ें हैं यानी माइंड जो अप्लाई करना है वो आज से शुरू होगा। ठीक है, आज से माइंड अप्लाई करने का ये काम शुरू होगा। ठीक है, और माइंड आप अप्लाई करो। वैसे मैं काफ़ी बहुत सारा डिफरेंट एग्जाम्पल देके मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ज़्यादा आपको माइंड भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्शियस होके वीडियो देखना है। ठीक है, मतलब कि पूरा कंसंट्रेट होके सब कुछ देखोगे तो मैं इतना सारा एग्जाम्पल ही दे दूंगा कि वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितना भी कंसेप्ट होगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। और ये क्या है, काउंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे किस रूल से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग का आपको दो रूल मिलेगा। एक रूल मिलेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, और आगे आप देखना, आगे आपको मिलेगा एडिशन रूल। ठीक है, तो हम लोग दोनों को एक एक करके पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे ये होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे एडिशन रूल। तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ इसका डिफिनीशन। ठीक है, इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा एक एक करके इस डिफिनीशन को। ठीक है, देखो ध्यान से लिख रहा हूँ, समझना। लिख रहा हूँ कि इफ ए वर्क ए कैन बी completed in m ways, ठीक है, and work b can be completed in n ways, ठीक है, then अच्छा नहीं है, and if there is a work C, ठीक है, which is completed after completing work A and work B, ठीक है, then number of ways of doing work C is m into n। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको तो मैंने लिख दिया, अब इसको ध्यान से देखो। बोला जा रहा है कि इफ ए वर्क ए कैन बी कंप्लीटेड इन m ways। ठीक है, देखो यहाँ पे दो वर्क है ए और बी। ठीक है, एक्चुअल में तीन वर्क है लेकिन फिलहाल अभी दो पहले देखते हैं। एक वर्क है ए जो कंप्लीट हो रहा है कितना में, तो m वेज में। ठीक है, वर्क ए बोल रहा है कि इफ ए वर्क ए कैन बी कंप्लीटेड इन m वेज
एंड वर्क बी कैन बी कंप्लीटेड इन एन वेज। देखो वर्क बी जो है वो कंप्लीट हो रहा है कितना, तो एन वेज में, ठीक है। एंड इफ देयर इज ए वर्क सी, देयर इज ए वर्क सी विच इज कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क ए एंड वर्क बी। देखो वर्क सी एक ऐसा वर्क है जो कि आप ए और बी को कंप्लीट कर दो तो वर्क सी अपने आप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब ए और बी कर दो तो सी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क ए एंड वर्क बी है। मतलब आप वर्क ए कर दो, वर्क बी कर दो तो वर्क सी हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि सी को कितने वेज में करोगे, तो सी को बोलेंगे एम इंटू एन वेज में करेंगे, एम इंटू एन वेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। देखो ये चीज लिखे हैं, बोले हैं कि इफ ए वर्क ए कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज एंड वर्क बी कैन बी कंप्लीटेड इन एन वेज एंड इफ देयर इज ए वर्क सी विच इज कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क ए एंड वर्क बी then number of ways of doing work C is m into n, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आया होगा अगर समझ में तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए एक काफी अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं और इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, वर्क ए और वर्क बी, यहाँ पे दो वर्क था तो हम लोग दो वर्क ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मान लो हमको जाना है पटना से अमेरिका, ठीक है। पटना से जाना है हमको अमेरिका, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पटना से अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आपको पहले जाना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है। तो देखो आपको जाना है पटना से अमेरिका, मतलब मेन आपका काम है सी मतलब पटना से अमेरिका जाना, ठीक है। तो आप इस काम को दो पार्ट में डिवाइड किए। पहले आप ये पटना से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से आप जाएंगे अमेरिका, ठीक है। मतलब आप पटना से अमेरिका जाना आपका मेन काम है, तो आप इस काम को दो काम में डिवाइड कर दिए, मतलब पटना से दिल्ली जाना और दिल्ली से अमेरिका जाना, ठीक है। अब मान लो पटना से दिल्ली जाने का मान लो तीन तरीका है, ठीक है। मान लो कि पटना से दिल्ली जाने का तीन तरीका है। एक मान लो तरीका है कैसे, ट्रेन से। दूसरा एक तरीका है मान लो दूसरा फ्लाइट, और तीसरा तरीका है मान लो बस, ठीक है। चलो तीन ही तरीका। अब कोई वो सोचेगा कि मैं बाइक से चला जाऊंगा तो वो तो फिर बेकार का बात है। तो मान लो तीन तरीका है, ट्रेन, फ्लाइट और बस, ठीक है। और दिल्ली से अमेरिका जाने का मान लो दो तरीका है, ठीक है। दो तरीके से, टू वेज में हम लोग दिल्ली से अमेरिका मान लो जा सकते हैं, ठीक है। एक है फ्लाइट और दूसरा क्या, दूसरा तरीका है मान लो शिप, ठीक है। शिप से मतलब पानी के रास्ते, ठीक है, पानी जहाज से। पता नहीं पानी जहाज जाता है कि नहीं, अमेरिका का रास्ता है कि नहीं, मान लो है, ठीक है। मैथमेटिक्स है तो मान के चलना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका वर्क ए क्या हुआ, तो वर्क ए हुआ पटना से दिल्ली जाना, ठीक है। और यहाँ पे बोले वर्क एक करने का तरीका कितना है, वर्क एक कितने वेज में कंप्लीट हो रहा है, तो 3 वेज में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे वर्क ए जो कंप्लीट हो रहा है वो 3 वेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और वर्क बी कितने वेज में, वर्क बी पहले आपका है क्या, तो वर्क बी है दिल्ली से अमेरिका जाना, ठीक है। दिल्ली से अमेरिका जाना, तो ये कितने वेज में कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 वेज में। ये कितने वेज में हो रहा है, 2 वेज में कंप्लीट हो रहा है। तो हम बोले यहाँ पे वर्क सी क्या है, तो वर्क सी हमारा है पटना से अमेरिका जाना। वर्क सी क्या है, पटना से अमेरिका जाना। और सोचो पटना से अमेरिका जाना जो वर्क है, पटना से अमेरिका जाना यानी वर्क सी कब कंप्लीट होगा, तो जब आप वर्क ए कंप्लीट कर लो और वर्क बी कंप्लीट कर लो, ठीक है। मतलब आप वर्क ए कंप्लीट कर लो, ये मतलब पटना से दिल्ली चले गए,
और वर्क बी कंप्लीट कर लिए, मतलब दिल्ली से अमेरिका चले गए, तो आप पटना से अमेरिका चले गए, मतलब आपका वर्क सी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही वर्क सी का कंप्लीट होने का वेज यहाँ पे हमको पता करना है। ठीक है, देखो पटना से दिल्ली मतलब वर्क ए का कंप्लीट होने का वेज कितना है, ये है वर्क ए और ये है वर्क बी। तो वर्क ए को कंप्लीट होने का वेज कितना है, तो 3 वेज है, और वर्क बी को कंप्लीट होने का वेज कितना है, तो यहाँ पे 2 वेज है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि मेन वर्क सी कितने वेज में कंप्लीट होगा। तो चलिए पता करते हैं वर्क सी कितने वेज में कंप्लीट होगा, तो गिन के यहाँ पे पता करते हैं। ठीक है, तब बाद में मल्टीप्लीकेशन करके दिखाएंगे। वर्क सी मतलब पटना से अमेरिका जाना, आपका ऐसे कंप्लीट हो सकता है कि आप पहले ट्रेन लिए और फिर फ्लाइट ले लिए। ठीक है, मतलब पहले ये रास्ते से गए, मतलब ट्रेन से गए और फिर दिल्ली से अमेरिका फ्लाइट चले गए, तो आपका वर्क सी कंप्लीट हो गया। वर्क सी का एक तरीका ये हो गया कि पहले ट्रेन एंड फिर क्या ले लिए, तो फिर फ्लाइट ले लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, तो फिर ट्रेन लिए और फिर शिप से चले गए। ठीक है, मतलब ट्रेन प्लस शिप, मतलब पहले ट्रेन से गए, मतलब वर्क ए को ट्रेन से किए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, फ्लाइट जाए चाहे शिप से जाए। ठीक है, तो एक तरीका हुआ ट्रेन फ्लाइट और दूसरा तरीका हुआ ट्रेन शिप। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके हैं। पटना से दिल्ली जाने का भले ही सेम है ये, लेकिन ये तो डिफरेंट है। आपका एक रास्ता मान लो ये है, तो एक रास्ता आपका ये है। ठीक है, शिप का डिफरेंट वेज होगा और फ्लाइट से जाने का डिफरेंट वेज होगा। तो वर्क सी अभी 2 हुआ, फिर आगे और क्या हो सकता है सोचो। फ्लाइट से गए, पटना से दिल्ली फ्लाइट और फिर दिल्ली से भी अमेरिका फ्लाइट, मतलब फ्लाइट अब प्लस फ्लाइट। ठीक है, मतलब दोनों जगह फ्लाइट ही लिए, तो ये एक तरीका हुआ। फिर क्या हो सकता है सोचो, तो फ्लाइट से गए पटना से दिल्ली और शिप पकड़ लिए। ठीक है, मतलब फ्लाइट अब प्लस शिप, तो देखो 4 तरीका हुआ। फिर और हो सकता है क्या, तो पटना से दिल्ली गए बस से और फिर फ्लाइट ले लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो बस प्लस फ्लाइट। फिर क्या हो सकता है, तो बस से गए और शिप से चले गए। ठीक है, मतलब बस प्लस शिप। और हो सकता है क्या सोचो, सारा ये पॉसिबल वेज हम लोग लिख दिए। ठीक है, पहले ट्रेन से गए और फिर फ्लाइट ले लिए, फिर ट्रेन से गए शिप ले लिए, तो ट्रेन से जाने का 2 वेज। फिर फ्लाइट से गए तो भी 2 वेज, फ्लाइट से गए तो फ्लाइट पकड़ लिए, फिर फ्लाइट से गए तो शिप पकड़ लिए। फिर बस से भी जाने का 2 वेज, बस से गए और इधर फ्लाइट ले लिए, बस से गए इधर शिप ले लिए, तो 2 वेज। मतलब इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, मतलब तीनों के लिए 2, यानी 3 × 2 वेज होगा वर्क सी को कंप्लीट करने का, यानी पटना से अमेरिका जाने का। कितना, तो 3, मतलब पहला काम 2 पार्ट में काम को ब्रेक किए थे, तो पहला काम करने का वेज 3 था और दूसरा काम करने का वेज 2 था, तो टोटल वेज 3 × 2 6। ठीक है, आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 वेज हुआ। ठीक है, पटना से अमेरिका जाने का कितना वेज हुआ, तो 6 वेज हुआ। ठीक है, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ये बात समझ गए होंगे। देखो फिर से पिछले पेज पे आते हैं, मतलब ये जो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन रूल था, इसको फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखने के बाद अब देखो और अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहे हैं कि इफ ए वर्क ए कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज, मतलब पहला वर्क जो है वो एम वेज में कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा वर्क जो है बी वो एन वेज में कंप्लीट हुआ। अब फिर बोला जा रहा है कि एंड इफ देयर इज ए वर्क सी which is completed after completing work A and work B। देखो यहाँ पे वर्क सी कैसा वर्क है, तो वर्क सी ऐसा वर्क है जो कि ए और बी को कंप्लीट करने के बाद होता हो। ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क सी इज m × n। ठीक है, वर्क सी का करने का वेज क्या होगा, m × n होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे वर्क ए था पटना से दिल्ली जाना, और वर्क बी क्या था, तो दिल्ली से अमेरिका जाना। और वर्क सी क्या है, तो वर्क सी हमारा मेन काम है जो कि है पटना से सीधे अमेरिका जाना। तो पूछा जाए वर्क सी का करने का वेज क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका करने का वेज 3 और इसका 2, तो 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल से बता दिए कि कैसे ये 6 वेज होगा। ठीक है, तो एक एक आप वेज यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर बोले नंबर ऑफ वेज टू मेक ए सर्कुलर ट्रिप फ्रॉम पटना टू अमेरिका एंड अगेन रिटर्न टू पटना। ठीक है, फिर पटना में रिटर्न, यहां पे बोल रहा है नंबर ऑफ वेज टू मेक ए सर्कुलर ट्रिप फ्रॉम पटना टू अमेरिका एंड अगेन रिटर्न टू पटना। ठीक है, बोल रहा है कि देखो सेम इसी पिछले वाला जो ये क्वेश्चन था ना, ये पिछले वाला जो ये एग्जांपल था, सेम इसी में थोड़ा सा आगे पूछ रहा है कि कितना वेज होगा एक सर्कुलर ट्रिप करने का। मतलब पटना से आपको जाना है अमेरिका और फिर रिटर्न करना है। ठीक है, सेम है, मतलब दिल्ली होके जाना है। ठीक है, मतलब पटना से अमेरिका जाना है और फिर वापस आना है। तो ये कितने तरीके से होगा? तो सेम है, यहाँ पहले 3 तरीका है और यहाँ फिर 2 तरीका है। ठीक है, ये फ्लाइट, ये शिप, और इधर क्या था, ट्रेन था, फ्लाइट था और बस था। ठीक है, तो कितने तरीके होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सर्कुलर ट्रिप करने का वेज, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, टू मेक ए सर्कुलर ट्रिप इक्वल टू क्या होगा? तो देखो यहां पे कितना आपको काम करना पड़ेगा, यहां पे देखो कितना काम करना पड़ेगा। तो 4 काम करना पड़ेगा। पटना से दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से अमेरिका, फिर अमेरिका से दिल्ली और फिर दिल्ली से पटना। ठीक है, तो जैसे देखो जाने का जैसे रास्ता है वैसे ही आने का भी रास्ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 काम है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन रूल देखे थे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 ही काम था। मतलब काम ए, मतलब वर्क ए कंप्लीट हो रहा था एम वेज में, वर्क बी कंप्लीट हो रहा था एन वेज में। वर्क सी यहाँ पे जो था वो ए और बी को कंप्लीट हो जाने के बाद हो जाता था। ठीक है, कंप्लीट। तो सी का करने का वेज था एम इंटू एम। ठीक है, अब देखो ऐसा हो, अगर वर्क ए हो जो एम वेज में होता हो, वर्क बी हो एन वेज में, वर्क सी हो जो पी वेज में, वर्क डी हो जो कि क्यू वेज में। ठीक है, और भी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मान लो ये 4 डिफरेंट वर्क है, ये चारों का करने का वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वर्क, ये फाइनल वर्क एक हो। ठीक है, फाइनल वर्क मान लो कुछ भी, फाइनल वर्क मान लो डब्लू है। ठीक है, तो पूछा जाए फाइनल वर्क डब्लू है और डब्लू कब होता है? तो डब्लू तब होगा जब ए बी सी और डी, ये डी भी कैपिटल लिख देता हूं। ठीक है, फाइनल वर्क डब्लू तब कंप्लीट हो रहा है जब वर्क ए भी कंप्लीट हो जाए, वर्क बी भी कंप्लीट हो जाए, वर्क सी भी और वर्क डी भी। तो पूछा जाए कि फाइनल वर्क डब्लू को कंप्लीट करने का वेज कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, इधर लिख देते हैं एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। अगर 3 काम हो, 3 काम करने के बाद हमारा फाइनल काम होता हो, तो एम इंटू एन इंटू पी रखेंगे। ठीक है, वैसे ही 5 6 कितना भी काम करने के बाद मेरा फाइनल काम कंप्लीट होता हो, तो हमारा फाइनल काम करने का वेज जो होगा वो सभी काम करने के वेज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। तो चलिए रिटर्न ट्रिप फिर करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू मेक ए सर्कुलर ट्रिप इक्वल टू क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 4 काम करना है। वर्क ए, मान लो यहाँ पे वर्क ए है, वर्क ए है पटना से दिल्ली जाना। फिर वर्क बी मान लो है दिल्ली से अमेरिका जाना। लिखते जाओ, पहले वर्क ए है पटना से दिल्ली जाना, ये कितने वेज में होगा? तो 3 वेज में। फिर वर्क बी है दिल्ली से अमेरिका जाना, ये कितने वेज में होगा? तो 2 वेज में। फिर मान लो वर्क सी है फिर अमेरिका से दिल्ली आना, और ये भी कितने वेज में होगा? तो 2 वेज में। और वर्क डी यहाँ पे है दिल्ली से फिर पटना जाना, तो ये भी कितने वेज में होगा? तो 3 वेज में। तो यहाँ पे हमारा 4 काम करने के बाद फाइनल काम मतलब सर्कुलर ट्रिप कंप्लीट होगा। तो ये सर्कुलर ट्रिप कंप्लीट करने का वेज क्या हो जाएगा? तो ए का करने का वेज मतलब 3, मतलब पहले आपको पटना से दिल्ली जाना है। ठीक है, फिर दिल्ली से अमेरिका 2 वेज में, फिर अमेरिका से दिल्ली फिर 2 वेज में, और फिर दिल्ली से पटना कितने? तो 3 वेज में। तो ये कितना हो गया? तो 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 6 6 6 36, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? तो रिटर्न ट्रिप मतलब सर्कुलर ट्रिप करने का वेज हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा।
तो ये आई होप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग और थोड़ा इसी में और आगे देखते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज टू मेक ए सर्कुलर ट्रिप फ्रॉम पटना टू अमेरिका एंड अगेन रिटर्न टू पटना विदाउट यूजिंग सेम पाथ। देखो यहाँ पे एक नया चीज़ दे दिया, पहले हमको जाना है पटना से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका, ठीक है, सेम है, मतलब यहाँ पे 3 वेज हैं और यहाँ पे फिर 2 वेज हैं। आपको इस बार भी सेम काम करना है, मतलब पटना से अमेरिका जाना है, फिर अमेरिका से रिटर्न आना है पटना, लेकिन सेम पाथ का यूज़ नहीं करना। मतलब ट्रेन और क्या था, ट्रेन था, फ्लाइट था और बस था, ठीक है, फिर इधर फ्लाइट था और शिप था। तो आप देखो, आप इधर पटना से दिल्ली ट्रेन से चले गए, तो अब लौटते टाइम में अब ये वाला पाथ ट्रेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। या दिल्ली से अमेरिका आप फ्लाइट से चले गए, तो रिटर्न होते टाइम में फ्लाइट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बोल रहा है विदाउट यूजिंग सेम पाथ, ठीक है, सेम पाथ का यूज नहीं करना है। तो सेम पाथ का यूज नहीं करना है, तो सोचो कैसे होगा इसका नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे वर्क ए जो है वो कंप्लीट हो रहा है कितने वेज में, तो वर्क ए तो पहले हम लोग फ्री हैं, कैसे भी जाओ, मतलब 3 वेज में जाओ, ट्रेन से, फ्लाइट से या बस से, तो 3 वेज में। वर्क बी कितने वेज में होगा, तो 2 वेज में, ठीक है, 2 वेज में हो गया, फ्लाइट चाहे बस। फिर वर्क सी क्या है, तो ए से डी, मतलब अमेरिका से दिल्ली आने का वेज। तो अब देखो सेम पाथ का यूज नहीं करना है, तो इसमें से मान लो आप फ्लाइट से आए हो, तो आपके पास क्या बचा, शिप बचा, ठीक है। तो वर्क सी का करने का वेज एक ही होगा, ठीक है, मतलब आप एक ही कोई ना कोई एक यूज कर चुके हो, तो दूसरा फिर करना होगा, ठीक है। मतलब शिप से आए हो तो फ्लाइट बचा, फ्लाइट से आए हो तो शिप बचा, ठीक है। तो आपको वर्क सी करने का वेज कितना रहा, तो 1 वेज। और वर्क डी मतलब दिल्ली से पटना आना, इसका वेज क्या होगा, तो देखो 3 वेज था ना, तो 1 वेज आप यूज कर चुके हो जाते टाइम में, तो वो एक नहीं करना है, ठीक है, जो किए हो वो नहीं करना है, तो बाकी 2 बच गया, तो डी का करने का वेज होगा 2, ठीक है। मतलब एक एक कम हो जाएगा, ये रात उधर से लौटते टाइम में एक एक वेज कम हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा, मतलब इस बार नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग एक सर्कुलर ट्रिप हो जाएगा कितना। तो आपको मेन काम आपका फाइनल काम क्या है, तो पटना से अमेरिका जाना और फिर अमेरिका से लौट के पटना आना। तो इसका वेज क्या हो जाएगा, तो इसको 4 वेज मतलब 4 काम करने के बाद ये कंप्लीट होता है, तो इसके करने का वेज हो जाएगा, चारों के करने के वेज का प्रोडक्ट, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 6 और इंटू 2 12। तो 12 वेज में आप पटना से अमेरिका और अमेरिका से फिर रिटर्न आ सकते हो पटना विदाउट यूजिंग सेम पाथ, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट आपको कंडीशन दे सकता है और उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और पूरा ये कंसेप्ट पे पॉलिश हो जाएगा और ज़्यादा। तो देखो ये रहा एग्जाम्पल, बोला जा रहा है कि ए सिनेमा हॉल हैज़ 5 गेट्स, ठीक है, एक सिनेमा हॉल में 5 गेट्स है। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन इंटर एंड एग्जिट द गेट, ठीक है, मतलब कि एक आदमी कितने तरीके से इंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, ठीक है। इंटर एंड एग्जिट करना मतलब जाके बाहर आना है, ठीक है, सिनेमा हॉल में जाना है और बाहर आना है, तो कितने तरीके से ऐसे किया जा सकता है। तो मान लो ये सिनेमा हॉल है, इसका ये रहा मेन स्क्रीन, और सिनेमा हॉल हो सकता है ऐसे मान लो, ठीक है। चलो ये, तो इसमें 5 गेट है, ठीक है, एक गेट मान लो यहाँ, एक गेट यहाँ, एक गेट यहाँ, एक गेट यहाँ, और एक मान लो यहाँ पे एग्जिट गेट है। तो ये 5 गेट है, ठीक है। एग्जिट नहीं गेट है, ये मान लो कि इससे जाया भी जा सकता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि एग्जिट गेट ही सिर्फ है, किसी भी गेट से आप एंटर कर सकते हो, किसी भी गेट से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से एक आदमी सिनेमा हॉल में जाके बाहर आ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज हमको पता करना है कि कितने तरीके से एक आदमी जाके बाहर आ सकता है। तो जाने का वेज कितना होगा, तो 5 वेज, पांचों गेट में से किसी भी गेट से वो जा सकता है, ठीक है। तो जाएगा कितने, 5 वेज में, और फिर आएगा कितने वेज में, तो मान लो कोई सिनेमा हॉल में है, 5 गेट दिख रहा है और बाहर निकलना है, तो किसी एक से भी आ सकता है, मतलब 5 तरीके से आ सकता है वो, ठीक है।
मतलब जा सकता है 5 तरीके से, आ भी सकता है 5 तरीके से, ठीक है। तो दो काम यहाँ हुआ, बाहर मतलब सिनेमा हॉल में जाके बाहर आना है, तो सिनेमा हॉल में जाके बाहर आने में दो काम करना पड़ेगा, पहले उसको जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे जाने का वेज क्या है, तो जाने का वेज है 5, और फिर देखेंगे आने का वेज क्या है, तो वो भी है 5। मतलब वर्क ए का कंप्लीट होने का वेज है 5 और वर्क बी का भी कंप्लीट होने का वेज है 5। तो फाइनल वर्क मतलब जाके आने का वेज होगा 5 इंटू 5 यानी 25, ठीक है। अच्छा कोई बोले कि कैसे ये होगा 25, आप करके दिखाइए। तो देखो ये मान लो गेट 1, ये गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ क्या ये वेज मैं लिखता हूँ, कुछ लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरा 25 है, लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होगा कि मान लो वो गया गेट नंबर 1 से और आया भी गेट नंबर 1 से, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, गेट नंबर 1 से गया, गेट नंबर 1 से आ गया, एक तरीका हो गया अंदर जाके आने का। फिर एक बार ये हो सकता है कि गेट नंबर 1 से गया और 2 से बाहर आ गया, मतलब 1 2, ये एक तरीका हो गया। फिर एक तरीका होगा ये 1 से गया 3 से बाहर आ गया, तो 1 3 हो गया। फिर 1 4 और 1 5 ऐसे हो सकता है, ये 5 तरीका हो गया। 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, ये 5 तरीका। फिर छठा क्या होगा, तो 2 से गया और 1 से बाहर आ गया, मतलब 2 1। फिर सातवां 2 2, 2 से गया 2 से बाहर आ गया। फिर 2 3 2 4 2 5, मतलब 2 से भी 5 हो जाएगा। देखो ये 1 से गया तो 5 तरीका, 2 से भी 5 होगा। फिर 3 से भी 5, 3 1 3 2, ठीक है, ऐसे 5। फिर 4 1 4 2, ठीक है, 4 2 4 3 ऐसे 5। और फिर 5 से भी 5, 5 1 5 2 5 3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये 5 5 5 5 5 मतलब 25 वेज में ये सिनेमा हॉल में जाके बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 25 वेज। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसी पे, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ इंटर एंड एग्जिट यूजिंग वन गेट ओनली वंस, ठीक है। देखो एक बार एक गेट को मात्र एक ही बार यूज करना है, ठीक है। मतलब ये भी वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि जाके आपको रिटर्न आना है, लेकिन आपको सेम पाथ का यूज नहीं करना है। वहां पाथ था, यहां पे सेम गेट का यूज नहीं करना है, ठीक है। एक गेट का यूज एक ही बार करना है। तो सेम काम यहाँ पे भी, यहाँ मान लो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल ये रहा, ठीक है। मान लो ये स्क्रीन है, इस पे चल रहा है मूवी, इसमें भी 5 गेट हैं। तो मान लो गेट नंबर 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 4 और 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 गेट हैं सेम, ठीक है। इसमें गेट आउट के बारे में नहीं लिखा गया, तो सेम क्वेश्चन है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो जाना है और फिर आना है, लेकिन एक गेट का यूज एक ही बार करना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे सेम गेट को दोहराना नहीं है, मतलब एक गेट से गया तो उससे वापस नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले जाना है, यहाँ पे दो काम है, जाना है फिर वापस आना है। तो जाने के लिए तो अभी आप फ्री हो, कोई भी गेट से जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 5 तरीका हो गया, 5 गेट है तो 5 गेट से जा सकते हो। फिर आने के लिए देखो एक कम हो जाएगा, जिस गेट से गए हैं उससे नहीं आना है। मान लो एक आप गेट नंबर 2 से गए, ठीक है, आप 2 से यहाँ पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे आप हैं चले सिनेमा हॉल में चले गए गेट नंबर 2 से। अब कोई आपसे आके बोला या आपको फ़ोन किया, कोई एक ज्योतिष फ़ोन किया, ठीक है, कि आप सिनेमा हॉल में जिस गेट से गए हैं उस गेट से आइएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या सोचिएगा कि 2 से नहीं जाए, तो 2 से नहीं जाए तो आप 1 से जाइएगा, या 3 से, या 4 से, या 5 से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है आने के लिए, आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मतलब दूसरा काम, पहला काम था इंटर करना, तो इंटर करने का वेज मतलब वर्क ए कंप्लीट हुआ 5 वेज में। फिर एग्जिट करने का 4 वेज ही बचा, ठीक है, क्योंकि सेम गेट का यूज नहीं करना, तो उसका वर्क बी का कंप्लीट होने का वेज 4 हुआ। तो टोटल फाइनल वर्क मतलब अंदर जाके बाहर आने का अंदर जाके बाहर आने का काम कितने वेज में होगा, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 वेज में, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कौन कौन वेज होगा। तो आप 1 से गए और 2 से वापस आ गए, फिर 1 से गए 3 से वापस आ गए, 1 से गए 4 से, और 1 से गए 5 से,
ठीक है। 1 से जाने पे यहाँ पे 4 ही बचा, ठीक है। 1 से जाकर आप 1 से वापस नहीं आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ज्योतिष फोन किया है कि एक्सीडेंट हो जाएगा आप सेम गेट से वापस आएंगे तो, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, तो 2 से गए और 1 से वापस आ गए, फिर 2 से जाके 2 से नहीं आना, फिर 2 से गए 3 से वापस आ गए, 2 4 फिर 2 5, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 से भी ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 और 3 5। फिर 4 से ऐसे ही, मतलब सबसे 4 हो रहा है, तो ये पांचों से 4 4 होगा, तो 5 × 4 5 × 4 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल बोल रहा है एंटर थ्रू ओनली गेट नंबर 1 2 3 एंड एग्जिट थ्रू 4 5। अगर ऐसा हो, ठीक है, कि आपको सिर्फ इंटर 3 ही से करना है, ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल है तो सिनेमा हॉल में एंट्री आपको सिर्फ 3 ही गेट से मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। ये मान लो सिनेमा हॉल है, पता नहीं सिनेमा हॉल ऐसा होता है, वो तो सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो मैं इस डिज़ाइन का सिनेमा हॉल बना रहा हूँ। तो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5, ठीक है, 3 2 1। यहाँ पे बोला जा रहा है कितने वेज में आप जाके बाहर आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन वही है स्टार्टिंग वाला, अब सब ये कंडीशन अलग अलग दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन ढेर सारा अप्लाई किया जा सकता है, ढेर सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ भी देकर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे वेज क्या हो जाएगा, तो आपको 1 2 3 से ही जाना है, ये एंट्री गेट है, ठीक है, 1 2 3 से ही जाना है। तो जाने का वेज मतलब वर्क ए कितने वेज में होगा, तो 3 वेज में। अब बाहर निकलने का वेज कितना है, तो बाहर आप 4 या 5 से निकल सकते हैं, मतलब गेट नंबर 4 से निकलिए या 5 से। तो कितने वेज में, कितने तरीके से आप बाहर निकल सकते हो, तो आप 2 तरीके से बाहर निकल सकते हो। तो टोटल यहाँ पे वेज हो गया 3 2 जा 6, मतलब 6 वेज में आप सिनेमा हॉल में जाके बाहर निकल सकते हो। कोई बोलेगा क्या होगा वेज, तो देखो 1 से गए 4 से निकल गए, क्योंकि 1 से गए 1 एंट्री गेट है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एंट्री गेट है इस क्वेश्चन के लिए, और 4 5 एग्जिट गेट है, ठीक है। तो 1 से गए 4 से निकल गए, या 1 से गए 5 से निकल गए, 2 वेज हो गया। फिर 2 एंट्री गेट है, तो 2 से गए 4 से निकल गए, या 2 से गए 5 से निकल गए, ठीक है, ये एक तरीका, ये एक तरीका। फिर 3 से गए 4 से निकल गए, या 3 से गए 5 से निकल गए, तो ये देखो ये 6 तरीका हुआ। अब कोई नया तरीका नहीं होगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब नया आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हम इधर से दीवार तोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है, या ऊपर से उड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना है, ठीक है, ये सब एक्सट्रीम हो गया। आपको जो कंडीशन दे वही चीज़ सोचना है, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। हाँ दिमाग लगाना है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन जाए। ऐसा नहीं कि इतना ना दिमाग लगा दो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 6 तरीका हो गया। चलिए तो हम लोग अभी देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर इसको देखें तो ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो नेक्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का हम लोग नेक्स्ट दूसरा रूल देखते हैं, और ये है एडिशन रूल, ठीक है। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का दूसरा रूल जो है वो है एडिशन रूल, ठीक है। और ये क्या है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसको हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ वर्क ए कैन बी कंप्लीटेड in m ways and work B can be completed in n ways, ठीक है, and there is a work C which is completed after completing either work A और वर्क B, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है
कि जो फाइनल वर्क है वो कंप्लीट होगा, किसी एक काम को कर दो, वर्क ए को कर दो तो भी हमारा काम कंप्लीट हो गया, या नहीं तो वर्क बी को कर दो तो भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वर्क सी यहाँ पे है, जो फाइनल काम है वो कब कंप्लीट हो रहा है, तो वो तब कंप्लीट हो रहा है जब किसी दो, वर्क ए या वर्क बी में से कोई एक कंप्लीट हो जाए तो वर्क सी अपना कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, कंप्लीटिंग आइदर वर्क ए और वर्क बी। ठीक है, बोलते हैं देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क सी इज एम प्लस एन। यहां पे एडिशन करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे वर्क ए जो है वो एम वेज में हो रहा है और वर्क बी जो है वो एन वेज में हो रहा है, और यहाँ पे वर्क सी जो है फाइनल काम है ये कब कंप्लीट हो रहा है, तो आइदर वर्क ए कंप्लीट हो जाए तो भी कंप्लीट हो जाएगा, या नहीं तो वर्क बी सिर्फ कंप्लीट हो जाए तो भी ये वर्क सी काम, हमारा जो फाइनल काम है वो कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसा कंडीशन हो तो इस कंडीशन में पूछा जाए कि वर्क सी फाइनल काम कितने वेज में कंप्लीट होगा, तो बोलेंगे एम प्लस एन वेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो समझो एक बार, बोला जा रहा है कि इफ वर्क ए कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज एंड वर्क बी कैन बी कंप्लीटेड इन एन वेज। ठीक है, ये तो बस सिंपल लिखा हुआ है। एंड देयर इज ए वर्क सी विच इज कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीटिंग आइदर वर्क ए और वर्क बी। ठीक है, मतलब वर्क सी कब कंप्लीट हो रहा है, जब या तो वर्क ए कंप्लीट हो जाए या नहीं तो वर्क बी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बोलेंगे देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क सी इज एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वर्क ए या वर्क बी दोनों में से कोई एक काम करने के बाद आपका वर्क सी कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसका करने का जो वेज होगा वो दोनों के करने का वेज का सम होगा। ठीक है, चलिए इसको भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये डिफिनीशन अभी भी आपको समझ में, ये चीज अभी समझ में नहीं आया, तो इसको भी समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये एक रूम है। ठीक है, ये रूम है एक। ठीक है, इसमें दो डोर है, एक डोर यहाँ, ठीक है D1, और एक डोर यहाँ D2। ठीक है, ये रूम में दो डोर है। ठीक है, मान लो बड़ा सा हॉल है, बड़ा हॉल मान लो क्लासरूम है, इसमें दो गेट है, D1 और D2, और इसमें मान लो विंडोज भी है। ठीक है, विंडोज मान लो कितना, 4 विंडोज है। यहाँ पे एक विंडोज है W1, यहाँ पे W2, यहाँ पे एक W3 एंड यहाँ पे एक W4। ठीक है, 4 विंडोज हैं और 2 गेट है। ठीक है, और आपको इस रूम में जाना है, तो इस रूम में जाना है, मेन काम आपको है इस रूम में जाना। ठीक है, तो ऐसा है कि ये विंडोज जो है वो मतलब इसमें ग्रिल नहीं लगा है। ठीक है, मतलब आप कूद के जा सकते हैं, मतलब इस पे आप चढ़िए विंडोज पे और फिर हॉल में इंटर कर जाइए। ठीक है, ये चारों विंडोज ऐसे ही हैं, किसी में ग्रिल नहीं लगा हुआ है, आप विंडो से भी जा सकते हैं और गेट से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क ए क्या है, तो वर्क ए है, वर्क ए जो है वो है इंटर इन हॉल थ्रू डोर। ठीक है, मतलब वर्क ए जो है वो रूम में इंटर करना है, कैसे, तो डोर से, और वर्क ए का कंप्लीट कितने वेज में होगा, तो 2 वेज में होगा। ठीक है, इसका कंप्लीट होने का वेज होगा 2। ठीक है, वर्क ए जो है वो डोर से हॉल में इंटर करने का काम है। ठीक है, और ये कंप्लीट होगा 2 वेज में, क्योंकि आप D1 से जा सकते हो या D2 से जा सकते हो। फिर वर्क बी जो है वो क्या है, तो इंटर इन हॉल थ्रू विंडो। ठीक है, खिड़की से रूम में जाने का काम है, मतलब कि वर्क बी क्या है, तो रूम में इंटर करने, वर्क बी जो है वो हमको रूम में इंटर करना है, कैसे, तो खिड़की से। तो खिड़की से आप कितने तरीके से इंटर कर सकते हो, तो 4 तरीके से, मतलब 4 वेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेन काम है रूम में जाना, तो यहाँ पे हमारा मेन काम है रूम में जाना। तो अगर हम पूछें कि यहाँ पे वर्क सी जो है वो
हमारा मेन काम है इंटर इन रूम, ठीक है, मतलब इंटर इन रूम या हॉल बोलो, हॉल लिखे हैं तो हॉल ही यूज करते हैं, इंटर इन हॉल, ठीक है। हॉल में इंटर करना है, तो हॉल में इंटर करने का वेज पूछ रहा है, कितने तरीके से वर्क सी यहाँ पे कंप्लीट किया जा सकता है। तो सोचो, पहले अब आपको ये देखना है कि वर्क सी कब कंप्लीट होगा। क्या वर्क सी कंप्लीट करने के लिए ए और बी दोनों करना पड़ेगा क्या, या सिर्फ ए और बी में से कोई एक कर लेने से वर्क सी कंप्लीट हो जाएगा। सोचो, आपको सोचना है वर्क सी जो है मतलब हॉल में इंटर करने का काम ये कब कंप्लीट होगा। सोचो कब कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं ना कि आपको रूम में इंटर करना है, हॉल में इंटर करना है, तो ऐसा नहीं ना कि पहले आपको डोर से भी जाना होगा और विंडो से भी जाना होगा, ऐसा नहीं ना है। आपको तो कोई एक काम कर लेने के बाद, मतलब डोर से चले गए तो भी आपका वर्क सी कंप्लीट हो गया, मतलब हॉल में इंटर करने का काम कंप्लीट हो गया, या आप विंडो से चले गए तो भी आपका वर्क सी कंप्लीट हो गया, मतलब हॉल में इंटर करने का काम कंप्लीट हो गया। तो वर्क सी को कंप्लीट करने का वेज क्या होगा, तो दोनों के वेज का सम यानी 2 + 4 यानी कितना 6 वेज में आप इस रूम में इंटर कर सकते हो, ठीक है। कोई बोलेगा कौन कौन वेज होगा, तो वेज चलो यहां पे मैं लिख देता हूं। एक वेज होगा D1, मतलब D1 से पहला डोर से जाओ। दूसरा वेज क्या है, तो D2 है, ठीक है, दूसरे डोर से जाओ। फिर विंडो से जाने का 4 वेज, W1, W2, W3, W4। आप W1 से जाओ, W2 से जाओ, W3 से जाओ या W4 से जाओ। तो ये टोटल आपका 6 वेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक काम कर लो तो आपका फाइनल काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप डोर से चले जाओ हॉल में तो आपका फाइनल काम, मतलब हॉल में जाने का काम कंप्लीट हो गया, या आप विंडो से चले जाओ तो भी आपका फाइनल काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होगा, अलग अलग सेंस होगा, तो अलग अलग सेंस अगर ये होगा कि आपका जो फाइनल काम है वो दो जैसे काम है, दो प्रीवियस काम है, तो दोनों को करने के बाद कंप्लीट होता हो फाइनल काम, तो हम लोग बोलेंगे वहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जगह मल्टीप्लीकेशन रूल ही लगता है, एडिशन रूल बस ये रूल ही है, बहुत बहुत कम लगता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम इसका यूज होता है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल कब होगा, तो जब दोनों काम करने के बाद फाइनल काम होता हो तो। और एडिशन रूल कब होगा, तो जब दोनों में से किसी एक को कंप्लीट करने के बाद फाइनल काम कंप्लीट हो जाता हो तो, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एडिशन रूल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा क्लियर, ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं सभी स्टूडेंट्स बराबर नहीं है, तो मैं और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। चलो देखो ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि ए पर्सन वांट्स टू लीव स्टेशन क्यू, मान लो स्टेशन क्यू है, ठीक है, यहां पे है स्टेशन क्यू। अब इसको छोड़ना है, स्टेशन क्यू छोड़ना है, मतलब छोड़ के कहीं जाना है, तो ए पर्सन वांट्स टू लीव स्टेशन क्यू, ठीक है। बोल रहा है कि देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम स्टेशन क्यू टू पी, मतलब क्यू इधर, क्यू से इधर पी में 4 रूट है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 रूट है, मतलब 4 तरीके से ये जा सकता है क्यू से पी पे, ठीक है। ये 4 रूट है, 4 वेज है, मतलब क्यू से पी जाने का 4 तरीका है। फिर क्या है, तो फिर क्यू एंड के बाद 5 रूट फ्रॉम क्यू टू आर, ठीक है। और देखो जो कोई स्टेशन रहता है तो स्टेशन यहाँ पे क्यू है, तो इसके इधर भी स्टेशन और इसके इधर भी तो स्टेशन रहता है, तो मान लो इधर स्टेशन है आर, तो क्यू से आर जाने का कितना तरीका है, तो 5 तरीका है, 5 रूट है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 तरीका है। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ही ट्रेवल द स्टेशन क्यू, ठीक है, या यहाँ पे लीव करना चाहिए, लीव ज़्यादा बेटर होता। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है, उसको स्टेशन क्यू को छोड़ना है, मान लो स्टेशन क्यू पे एक आदमी है, उसको स्टेशन क्यू को छोड़ देना है, मतलब उससे जाना है कहीं, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि पी पे जाना है, मतलब आगे जाना है कि पीछे जाना है,
ठीक है, जाना है, स्टेशन क्यू को छोड़ना है उसको, और क्यू से पी जाने का 4 रूट है, और क्यू से आर जाने का 5 रूट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो कितने तरीके से स्टेशन छोड़ सकता है। ठीक है, कितने तरीके से वो स्टेशन छोड़ सकता है। मान लो ये है वर्क ए जो कि कंप्लीट हो रहा है 5 वेज में, और वर्क बी है जो कि कंप्लीट हो रहा है 4 वेज में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ लिविंग स्टेशन क्यू इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान से देखो, वो स्टेशन क्यू कब छोड़ देगा, जब क्यू से पी चला जाए, या नहीं तो क्यू से आर चला जाए। दोनों में से कोई एक काम कर दे, वर्क ए कर दे मतलब क्यू से आर चला जाए, या नहीं तो वर्क बी कर दे मतलब क्यू से पी चला जाए। तो दोनों में से कोई एक काम कर देगा तो वो स्टेशन क्यू छोड़ देगा ना। तो यहां पे फाइनल जो काम है स्टेशन क्यू को छोड़ना, तो ये तब कंप्लीट हो रहा है जब कोई एक कंप्लीट हो जाए, मतलब वर्क ए कंप्लीट हो जाए या नहीं तो वर्क बी कंप्लीट हो जाए। दोनों में से कोई एक कंप्लीट हो जाने के बाद इसका स्टेशन क्यू का छोड़ने का काम हो जा रहा है, तो यहां पे यूज करेंगे एडिशन रूल। कोई एक काम कर देने पे मेरा फाइनल काम कंप्लीट हो जाता हो तो हम लोग यूज करते हैं एडिशन रूल। ठीक है, यानी हम लोग कर देंगे क्या, तो 5 + 4, 5 + 4 यानी 9 वेज में वो स्टेशन क्यू को छोड़ सकता है। ठीक है, 9 वेज में वो स्टेशन क्यू को छोड़ सकता है। 4 वेज में इधर पी में जाए, मतलब पी की तरफ जाए तो 4 वेज होगा, और क्यू की तरफ जाए तो 5 वेज, मतलब दोनों को ऐड कर दिया 9 वेज। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही समझा रहा हूँ, इससे कम भी समझाता तो आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसलिए इतना ज़्यादा जोर देकर समझा रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट समझ पाए। ठीक है, क्लास में तो मतलब पूरा देखते रहते हैं हम लोग कि सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नहीं, पूछ भी लेते हैं कि समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सब की तो व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए मैं अपने तरीके से मैं सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ भी पूछना नहीं पड़े। वैसे भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, कैसे पूछोगे, तो जो भी आपका वेज है, मतलब कि कम्युनिकेशन का जो वेज है, मतलब उस पर आके पूछ सकते हो। ठीक है, या मुझसे सोशल साइट्स पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर एक जगह अवेलेबल हूँ, आप जहाँ खोजिए अवेलेबल हूँ। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट्स होगा वो आप पूछ सकते हो, या मैं डाउट्स सेशन भी रखूँगा, उस डाउट सेशन में भी आप प्रॉब्लम अपना पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं एडिशन रूल से ही। ये रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो मैं बोल दे रहा हूँ कि एडिशन रूल से एग्जांपल है, मेन जो क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा थोड़े कि ये एडिशन रूल से है, ये ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आपको सोचना है। ठीक है, तो आपको सोचना है एडिशन रूल कब अप्लाई होता है, तो जब फाइनल काम किसी एक काम को कर देने पे कंप्लीट हो जाता है तो एडिशन रूल। अब फाइनल काम जब दोनों काम को फाइनल काम जब दोनों काम को करने के बाद कंप्लीट होता है तब मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो क्लियर है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। बोला जा रहा है कि एक कॉलेज ऑफर 6 कोर्सेज इन मॉर्निंग, ठीक है, एंड 4 इन इवनिंग। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट कैन, ये क्या आ गया, सॉरी, चलो देखते हैं। बोल रहा है कि ए कॉलेज ऑफर 6 कोर्सेज इन मॉर्निंग एंड 4 इन इवनिंग। बोला है द नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 कोर्स आइदर इन मॉर्निंग और इन इवनिंग। देखो, एक कॉलेज है जो कि 6 कोर्स मॉर्निंग में शुरुआत कर रहा, या ऐसा समझो, मान लो कि एक कॉलेज है, ठीक है, वो एक कुछ ऐसा कोर्स पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा रहा है जिसका बहुत डिमांड है। ठीक है, तो ये कॉलेज है, ये ऐसा एक कोर्स करा रहा है उसका बहुत डिमांड है,
तो वो ऐसा किया कि मॉर्निंग में वो 6 बैच बनाया, ठीक है, 6 बैच मॉर्निंग में बनाया, 6 बैच मॉर्निंग में, 1 2 3 4 5 6, और इवनिंग में 4 बैच डाल दिया, ठीक है, 4 बैच का टाइमिंग दे दिया इवनिंग में, और 6 बैच का टाइमिंग दे दिया मॉर्निंग में। अब किसी स्टूडेंट को चेक करना है, किसी स्टूडेंट को मतलब वो कोर्स करना है, ठीक है, तो एक मान लो कोर्स है तो वो एक ही बार करेगा ना, ऐसा नहीं ना इवनिंग में भी करेगा मॉर्निंग में करेगा, वो तो कभी एक कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वो स्टूडेंट्स कितने तरीके से कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो मॉर्निंग में 6 टाइम गिवन है, तो 6 में से कोई एक टाइम में वो कोर्स करने के लिए वो इनरोल हो सकता है। तो मॉर्निंग में 6 तरीके हैं, मॉर्निंग में कोर्स करने का कितना वेज है, 6 वेज है, और इवनिंग में 4 वेज है, ठीक है। तो सोचो वो मॉर्निंग में कर लेगा तो फिर इवनिंग में क्यों करेगा, या इवनिंग में कर लेगा तो फिर मॉर्निंग में क्यों करेगा, ठीक है, तो कोई एक ही करेगा। मतलब यहाँ पे फाइनल काम जो कोर्स सेलेक्ट करने का है वो अपना फाइनल काम है, वो कंप्लीट तब होगा जब कोई एक हो जाए, या तो ये हो जाए या नहीं तो ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फाइनल काम कब कंप्लीट हो रहा है, जब कोई एक काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसका करने का वेज जो होगा वो होगा दोनों के करने के वेज का सम, ठीक है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4 यानी कि 10, मतलब 10 वेज में वो कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप इससे तो पूरा क्लियर हो ही गया होगा एडिशन रूल, ठीक है, और इससे भी नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, और उपाय है, वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 रूल हम लोग देखे, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल, ये दोनों रूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और समझो कि मैक्सिमम चीज़, मैक्सिमम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जो चीज़ होगा वो इसी 2 रूल से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 रूल को तो भूलना नहीं ही है, ठीक है। और हम लोग इस दोनों रूल पे हम लोग डिफरेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बोला कि फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर 2 रूट्स, एयर एंड सी, ठीक है, मतलब कि आप गोवा से बॉम्बे 2 तरीके से जा सकते हो, या तो आप एयर से मतलब फ्लाइट से, या शिप से, ठीक है, सी है तो सी में आप शिप से ही जाओगे ना, तैर के तो जाओगे नहीं। तो इसको लिखते जाओ, गोवा से बॉम्बे जाने का आपके पास 2 रूट है, एक है आपका क्या एयर मतलब फ्लाइट मान लो, और दूसरा शिप, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो ये सब जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसको लिखते जाओगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ लिख रहे हो तो ये फोटो टाइप बनते जा रहा है, या लिखोगे भी सिंपल तो वो एक बार में दिख जाएगा, फिर से ये पूरा लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोल रहा है कि फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स, एयर, रेल एंड रोड। अब देखो बॉम्बे से दिल्ली जाने का कितना रूट है, बॉम्बे से दिल्ली जाने का 3 रूट है, ठीक है, 3 रूट है। कौन सा, एयर मतलब फ्लाइट से जा सकते हो, रेल तो रेल मतलब ट्रेन से जा सकते हो, एंड रोड, रोड मतलब मान लो बस से जा सकते हो, ठीक है। अब रोड एक रूट है, अब रोड से आप 5-6 नहीं क्रिएट कर देना कि बस से जाएंगे, फिर मैं बाइक से जा सकता हूँ, फिर कार से जा सकता हूँ, ठीक है, मैं ट्रक से जा सकता हूँ, या मैं साइकिल से जा सकता हूँ, ये सब नहीं जोड़ना, ठीक है। रोड एक रूट है, हम तो बस ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, रोड एक रूट है, चलो रोड लिख देते हैं, रोड, रोड से आप अब जैसे जाओ वो एक ही तरीका हुआ, ठीक है। अब ये रेल एक रूट है, तो रेल एक रूट हो गया। अब ये नहीं बोलोगे कि मैं एक इस ट्रेन से जाऊंगा, मैं राजधानी एक्सप्रेस से जाऊंगा, या फिर इस ट्रेन से जाऊंगा, उस ट्रेन से, या मालगाड़ी से जाऊंगा, वो आप डिफरेंट नहीं बनाओगे, एक रूट हो गया, रेल एक रूट हो गया, ठीक है। अब आप कैसे भी जाओ, कोई ट्रेन से जाओ वो एक रूट होगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अलग क्वेश्चन में वो सब अलग हो सकता है, ठीक है, कि इस ट्रेन से जाओ तो अलग माना जाएगा, इस ट्रेन से जाओ तो अलग माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक रूट ही दे दिया गया, रेल, ठीक है, तो आप किसी भी ट्रेन से जाओ एक ही माना जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं समझाना यहाँ पे चाह रहा हूँ, ठीक है। रोड एक रूट है, ट्रेन रूट है, और
एक एयर रूट है, ठीक है, मतलब फ्लाइट से जा सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम गोवा टू दिल्ली आपका फाइनल काम क्या है, तो गोवा से दिल्ली जाना। तो बोल रहा है फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे, मतलब बॉम्बे होके जाना है, ठीक है, आजकल तो बॉम्बे नहीं है, मुंबई है। तो बोल रहा है कि फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर, ठीक है, मतलब कि गोवा से दिल्ली जाना है बॉम्बे होके, तो कितना रूट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन रूल का। आपको गोवा से दिल्ली जाना है लेकिन बॉम्बे होके, तो देखो आपको इस पूरे काम को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, वर्क ए और वर्क बी। वर्क ए यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कितने वेज में, तो 2 वेज में। आप फ्लाइट से जा रहे हो या नहीं तो शिप से जा रहे हो, तो ये 2 वेज में हो रहा है। फिर वर्क बी कंप्लीट हो रहा है 3 वेज में, मतलब फ्लाइट से या ट्रेन से या रोड के द्वारा, मतलब रोड से कैसे भी जाओ, तो ये 3 वेज में हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल काम है गोवा से दिल्ली जाना थ्रू वाया बॉम्बे, ये कितने वेज में होगा, ठीक है। तो फाइनल काम करने का वेज क्या होगा, तो 2 × 3 यानी 6 वेज, 6 वेज में आपका फाइनल काम कंप्लीट होगा। तो ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन रूल का क्वेश्चन था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा, क्योंकि आपको गोवा से दिल्ली जाना है वाया बॉम्बे, तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों काम करने के बाद आपका फाइनल काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों काम करने के बाद फाइनल काम कंप्लीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आप अप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। देखो हमारे पास 7 फ्लैग है, ऐसे एक फ्लैग है, ये फ्लैग है एक, फिर दूसरा फ्लैग है एक अलग कलर का, बना देता हूँ फ्लैग, ठीक है। फिर तीसरा फ्लैग है मान लो ब्लैक कलर का, चौथा ग्रीन, पांचवा ये एक नया कलर कौन सा है, ये तो उसी टाइप लग जाएगा, तो नया कलर चूज करते हैं। नया कलर नहीं है क्या, चलो एक वाइट तो बन सकता है ना, वाइट बना दो ऐसे, मतलब खाली रख दो, तो ये वाइट हो गया बीच में। चलो और बन सकता है ये, ठीक है, ये एक कलर हो गया, ठीक है। अब इस कलर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, और बन सकता है, कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो एक और बनाओ 7 फ्लैग। चलो इसको पीला कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 7 हो गया, या इसको भी ये कलर कर देते हैं, ठीक है। ये रेड है, ये भी रेड है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप का रेड है, ठीक है। तो ये 7 फ्लैग है। वैसे फ्लैग बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बना दिए, अच्छा लगे ताकि क्वेश्चन में मज़ा आए। बोल रहा है कि गिवन 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, बोल रहा हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if a signal requires the use of 2 flags one below the other। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पढ़ना। मतलब बोल रहा है कि सिग्नल बनाना है, सिग्नल मतलब, सिग्नल आप समझते हो, सिग्नल का मतलब होता है इशारा, ठीक है। इशारा, इशारा मतलब कि आपको बिना बोले आपको किसी को कोई काम करने को कहना है, ठीक है। किसी को कोई बात कहना है बिना बोले, ठीक है, उसी को बोलते हैं इशारा। जैसे देखो ट्रेन, ट्रेन जाती है तो वहाँ पे रेड फ्लैग दिखाया जाता है, तो रेड फ्लैग, अब वो वहाँ पे स्टेशन से या कहीं से भी कोई चिल्लाएगा तो नहीं ना कि यार ट्रेन रोक दो, ट्रेन रोक दो, ठीक है। तो इसलिए एक सिग्नल जनरेट कर दिया गया कि रेड सिग्नल दिखाया जाएगा, मतलब वहाँ पे तुमको रोकना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, रेड सिग्नल, हाँ ठीक है, रेड सिग्नल पे रोकना है, ठीक है। फिर एक और सिग्नल जनरेट कर दिया गया कि सिग्नल अगर ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन फ्लैग दिखाया जाएगा या सिग्नल ग्रीन लाइट जला दिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे चलते रहना है, ठीक है। तो ये सब इसी को बोलते हैं सिग्नल। सिग्नल मतलब इशारा। तो रेलवे ऐसा इशारा बना लिया अपना, ठीक है। एक बना दिया कि रेड मतलब रुक जाना है,
ठीक है, रेड जहाँ पे रेड लाइट जलेगा तो वहाँ पे रुक जाना है, ग्रीन लाइट जलेगा मतलब चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं ना, स्टेशन तो मतलब रेलवे तो ऐसा कर नहीं सकता है कि सब जगह आदमी बैठा के रखे और वो चिल्लाते रहे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, या चलते रहो, ऐसा तो चिल्लाएगा नहीं। तो इसलिए रेलवे ने एक सिग्नल जनरेट कर लिया। ठीक है, तो वैसे ही कोई एक कंपनी है जो चाह रही है कि हम सिग्नल जनरेट करें, ढेर सारा सिग्नल जनरेट कर ले। ठीक है, तो कितने तरीके से सिग्नल जनरेट किया जा सकता है अगर एक सिग्नल में 2 फ्लैग का रिक्वायरमेंट होता हो। बोल रहा है गिवन 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मतलब यहाँ पे एक मान लो रेड फ्लैग रख दें, यहाँ पे रेड फ्लैग रख दें, इसके नीचे मान लो ब्लू फ्लैग रख दें। ठीक है, तो इसका मतलब एक सिग्नल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ एक सिग्नल हो गया, तो ये एक सिग्नल हो गया। रेड के नीचे आप ब्लैक रख दो तो उसका कोई और मतलब हो गया, ये दूसरा सिग्नल हो गया। ठीक है, मान लो ये सिग्नल का मतलब एक लिखा गया कि इस सिग्नल का मतलब होगा कि जैसे एक कंपनी है कोई, उसमें किसी को बोलने नहीं आता। ठीक है, सिर्फ समझने आता है, देखने आता है। तो ये सिग्नल का मतलब कोई बोलेगा कि ये सिग्नल का मतलब मे आई कम इन सर हो सकता है, मे आई कम इन सर। तो जब मे आई कम इन सर बोलना हो तो ये ऐसे फ्लैग दिखा दो। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर रेड के नीचे अगर हम ब्लैक रख दे तो उसका मतलब कुछ और आप निकाल सकते हो, जैसे मे आई गो सर। ठीक है, ये सब निकाल सकते हो। तो इसी तरह से एक कंपनी है जो चाह रहा है कि हम ढेर सारा सिग्नल जनरेट करें। ठीक है, और सिग्नल कैसे बनेगा, तो एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग रख दो तो सिग्नल बन जाएगा। तो कितने तरीके से सिग्नल बन सकता है, तो सोचो पहले जगह पे ऊपर में कितने वेज में फ्लैग रखा जा सकता है। तो अभी हमारे पास 7 फ्लैग है, कोई एक उठा के ऊपर में रख दो, तो पहले प्लेस पे कितने फ्लैग रखा जा सकता है, तो 7 में से कोई एक, 7 वेज में पहला फ्लैग यूज किया जा सकता है। फिर दूसरा फ्लैग कितने वेज में यूज किया जा सकता है, तो सोचो 7 फ्लैग है, एक उठा के रख दिए तो हमारे पास 6 ही बचा ना। तो दूसरा फ्लैग जो है वो 6 वेज में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्नल बनाने का वेज कितना होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला फ्लैग हम लोग 7 वेज में रख सकते हैं और दूसरा फ्लैग 6 वेज में, तो 7 इंटू 6 ये हो गया, मतलब 42 सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, 42 टोटल सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग देखें। लॉजिकल क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अब कोई चाहे कि हम लिख लें इसको, और जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास एब्सेंट कर दे। ठीक है, और इतना उसको लिखा हुआ मिले किसी स्टूडेंट से, तो क्या वो समझ सकता है, नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसमें क्लास को मिस करना या लिखा हुआ या रटा हुआ ये सब कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब जैसे बुक में भी होगा तो बुक में भी दिया होगा, वैसे बुक में तो बहुत सारा कहानी बना के लिख देता है, तो पूरा कहानी पढ़ना पड़ता है, पूरा पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एक एक अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा, तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखना है, काफ़ी मन से देखना है, माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है ताकि आप समझ पाओ। तो आज हम लोग देखें ये 2 रूल काउंटिंग का, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। तो देखो इस रूल पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पे और भी बहुत से ढेर सारा एग्जाम्पल, वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे, नंबर फॉर्मेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप का नंबर फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे दे देगा 1 2 3 4 5, ये 4 या 5 डिजिट है, इस 5 डिजिट से कितना नंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप सोचो 1 2 3 4 5 ये है, 1 2 3 4 5 ये भी ये एक खुद नंबर हो गया। फिर आप इंटरचेंज कर दो, 1 2 3 5 4 कर दो तो एक नंबर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर बनाया जा सकता है। फिर आएगा टोटल कितना ऑड नंबर बनेगा, कितना इवन नंबर बनेगा। ठीक है, कितना नंबर बनेगा जो 4 से डिविजिबल हो, कितना नंबर बनेगा जिसमें डिजिट रिपीट नहीं करे, जिसमें डिजिट रिपीट करे। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
तो आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे। यही मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त, और इस पे जो क्वेश्चन होगा वो हम देंगे आपको बनाने को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मतलब आज मैं कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आज जितना ये है इसी को सही से रिवाइज कर लेना है, सही से देख लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा जिसको आप बनाना, क्योंकि अभी मैं दूंगा तो ढेर सारा क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो फिर फंस जाओगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसलिए मैं पहले अपने तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मैं पहले चाह रहा हूँ कि आप समझ लो, और उसके बाद ही मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने को। ठीक है, एक क्वेश्चन वैसे बना सकते हो, लो ये देख लो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स compete in a race, in how many ways first 3 prizes be given, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस कितने तरीके से दिया जा सकता है ये बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लो। तो ठीक है, ट्राई करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू।